नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। स्वागत है आपका दिल्ली बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं दिल्ली की खबरों का। अगली खबर की बात करें जो राजनीति से जुड़ी हुई है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को ड्रामा करने की आदत है और उनकी पार्टी झूठ और फरेब का उदाहरण बन चुकी है। मालीवाल ने सलाह दी है कि अगर केजरीवाल जो हैं वो राजघाट गए हैं तो उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। यह बयान ऐसे समय पर आया जब दिल्ली की राजनीति पहले से ही काफी गरमाई हुई है। जो है प्रोग्राम है पब्लिकली बीजेपी में, क्या कहेंगे मैम? एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज मैम? हिंदी में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश में जो ऐतिहासिक काम किए उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और इनसे प्रेरणा लेकर मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ। मैं भाजपा में किसी मजबूरी से नहीं आई, मैं भाजपा के कामों में बहुत सालों से दिलचस्पी रख रही हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं दिल्ली महिला आयोग का भी काम कर रही थी तो क्योंकि मैं भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम कर रही थी, मुझे भाजपा की तरफ से भी काफी सपोर्ट था। तो मैं आज बहुत इमोशनल हूँ। ये मेरे लिए बहुत 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 जरूरी और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मैं काफी इमोशनल भी हूँ। आज मैं यहाँ पे आई, अध्यक्ष जी थे, कमलजीत जी थी, सब लोगों ने मुझे अपने परिवार में एक आने का मौका दिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर बीजेपी लीडरशिप। और मैं दिल्ली के लिए अब जी जान से काम करूंगी, हमेशा से करती आई। अब क्योंकि भाजपा में जुड़े हैं तो भाजपा की जो पावर है उससे हम दिल्ली में और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत ही ज्यादा लूट मचा रखी थी, बहुत ज्यादा बुरा हाल कर रखा था। सड़कें बिल्कुल खराब पड़ी थी, पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। दिल्ली वासी जो मूल व्यवस्था है उसके लिए तरस रहे थे। अभी पिछली 2 साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काफी काम करने की कोशिश करी, अभी और बहुत काम करने की जरूरत है और सब मिलकर अब ये काम करें। मैम अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह पे हैं फॉर स्टार्टिंग इस सत्याग्रह। मैम उन्होंने ये कहा है कि वो स्वर्ण कांत शर्मा की कोर्ट में ना वो जाएंगे ना सिसोदिया जाएंगे और वो कह रहे हैं कि अब सत्याग्रह का रास्ता राजघाट गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है और ये कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। आज हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पूरे देश में ड्रामा, झूठ, तो ये बहुत शर्म की बात है। और मुझे तो लगता है कि राजघाट पहुंच ही गए अरविंद केजरीवाल जी, तो वहां बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इस देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना, इस देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। आप किस तरीके की पर्सनल अटैक कर रहे हैं, कैसी राजनीति है? इसी राजनीति से त्रस्त होकर मैंने वहां से आम आदमी पार्टी छोड़ी है और मैंने भाजपा ज्वाइन करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा में रहकर मैं दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छे से काम करूंगी। थैंक यू मैम। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर आज माहौल जो है वो तनावपूर्ण रहा। आरएसएस द्वारा आयोजित युवा कुंभ कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया गया। एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते कैंपस के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ गया। आपको बता दें कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हालांकि फिलहाल हालात जो हैं वो नियंत्रण बताए जा रहे हैं और नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।
खान है, मैं जामिया एसयूआई का यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे। उसका सिर्फ रीजन ये था कि आरएसएस का प्रोग्राम यहाँ पे कैंपस में ऑर्गेनाइज कराया गया था ईदा महात्म के नाम से, और वो बाकायदा मेन कैंपस के ऑडिटोरियम में कराया गया था, जो बाहर के लोग भी आए थे। सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें एनएसयूआई के लोगों को जगह देता है गेट नंबर 18 पे, क्या आप वहाँ पे प्रोग्राम करें, और उनको मेन कैंपस में आप इन्विटेशन देते हो, लोग आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन आखिर इतना भेदभाव हमारे साथ क्यों करते हैं? बाहर से लोग आए हुए थे, हम बाहर से लोग आए थे, ऑडिटोरियम में बैठे थे। वो कहते हैं कि वो हमने सवाल पूछा तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि उनको इनविटेशन दिया गया है। मैंने बोला अच्छा उनको इनविटेशन दिया गया, जामिया का प्रोग्राम है, जामिया निवेदक जामिया, उनको पोस्टर में लिखा था निवेदक जामिया, तो हमें भी थोड़ा बैठने दो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सत्ता इतना डर रहा है कि उनको बैठने नहीं दिया। हम में से किसी को बैठने तक नहीं दिया गया। जब हमने सवाल पूछा कि कल को क्या हमें परमिशन मिलेगा ऐसे ऑडिटोरियम में अपना प्रोग्राम करवाने को, टॉक करवाने को, पीसफुल टॉक करवाने को, तो उन्होंने बोला ऑफिस में आके बात करें। आप आरएसएस को इतना क्यों पसंद करते हैं साहब? आप क्या हमसे क्या भेदभाव है? हमें आप कूड़े वाली जगह गेट नंबर 18 पे भेज देते हैं, और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन इनको कैंपस में अलाउ करती है, बाकायदा सिक्योरिटी, बाकायदा दिल्ली पुलिस के साथ। आज नोटिस आएगा। नाम मेरा अतीक अहमद है, मैं जामिया एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, और आगे आप सवाल करें। क्या था आज का जो प्रोग्राम था, जिसका वो प्रोग्राम हो गया, विरोध कर रहे थे, क्या था? देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी है, एक शिक्षा का इदारा है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिस पर इतने सारे सवाल हैं कि मैं उस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। फिलहाल देश की सरकार और देश का पूरा सिस्टम आरएसएस रन कर रहा है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी होने के नाते यहाँ पर आरएसएस का प्रोग्राम होना, उनके लिए रेड कारपेट बिछा के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े करता धरता बड़े नीति नियंताओं का उनका स्वागत करना एक बड़ा सवालिया निशान है, जो जामिया के इतिहास में पहले नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जामिया के भीतर एबीवीपी आरएसएस, एबीवीपी स्टूडेंट संगठन है, हम लोग उससे अपने बिहाफ पे लड़ते हैं। लेकिन आरएसएस का डायरेक्ट प्रोग्राम होना कैंपस के भीतर और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का रेड कारपेट बिछा के स्वागत करना बड़ा सवाल है। जहां तक सवाल रहा कि उनके प्रोग्राम का विरोध क्यों हो रहा है, विरोध होने की कई वजह है। छात्र एकत्रित नहीं हो सकते, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई अगेंस्ट में अपोजिशन के या सरकार के अगेंस्ट सवाल उठाना मतलब देश में सवाल करना, ऐसा मान लिया गया है। तो ऐसे में जब कोई यहाँ पर टॉक नहीं हो पा रही है, बीच में हालताज का जो उदाहरण है, प्रोफेसर अपूर्वानंद की एक टॉक थी, तो उनकी टॉक को, उनकी बातचीत के बीच में आके यहाँ के लोग रोक देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। उनको इतना डर रहता है कि अगर ये वीडियो चला जाएगा आका के पास तो शायद थोड़ी परेशानी आ जाएगी। वहीं पर आज आरएसएस के लोगों का एकदम विधिवत कार्यक्रम हुआ, और हम लोग उसका अपने बिहार से जितना कुछ रोक सकते थे रोका, लेकिन दिल्ली पुलिस लगाया गया, यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया, उनके प्रोग्राम को हम लोग रोकने में कामयाब नहीं रहे हुआ। लेकिन जब तक हमारी आवाज में दम रहेगा हम उनको रोकते रहेंगे। ऐसे संगठन को कैंपस के भीतर हमें किसी भी रूप में फैलने नहीं देना है, किसी भी रूप में आने नहीं देना है। ये हम सबकी साझी लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या ये बाहर से लोग भी आए? बिल्कुल, आरएसएस के तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे उनके संगठन के जो भी संगठन से जुड़े लोग हैं वो आए, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, और आरएसएस किस तरह का काम करता है, किस तरह से अपनी जड़ें पसारता है, ये सब पे भली भांति पता है। जामिया के भीतर आरएसएस सभी चीजों पर कब्जा चाहता है, तमाम सारे इंस्टीट्यूशन को एकदम पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में आरएसएस अपने चंगुल में लेना चाहता है। उस क्रम में अब जामिया भी शिकार होने जा रहा है, जिसका हम सबको बेहद मलाल है, और उसके लिए हम सब तमाम फिक्रमंद है कि आरएसएस जैसा संगठन अगर हमारी जामिया में पांव पसारेगा तो जामिया के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। दिल्ली के अशोक रोड से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, सोमवार देर रात हिट एंड रन हादसे में दो चचेरे भाइयों यग और अभव की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों आईपीएल मैच देखकर घर लौट रहे थे, परिवार उनका इंतजार कर रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त अभव अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि बस 30 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी अभी फरार हैं, लेकिन ये हादसा एक बार फिर हमारी समाज पर सवाल खड़ा करता है, क्या हमारी सड़कों पर कोई सुरक्षित है या नहीं।
दिल्ली विधानसभा में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 108 साल पहले इसी समय एक ऐतिहासिक युद्ध सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। यह दिन हमें उन वीरों की ये याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। माननीय सदस्यगण, आज हम एक 75,000 उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, उसके पहले जिन्होंने विश्व युद्ध में अपने प्राण न्योछावर किए। उससे पहले मैं उस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आज की कार्रवाई रिकॉर्ड पर आ रही है, ऐसे ही आज के ही दिन 108 वर्ष पहले इसी सदन में 28 अप्रैल 1918 को इसी चैम्बर में, जहां आज हम एवं आप दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दिनांक 27, 28, 29 अप्रैल 1918 को एक ऐतिहासिक युद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी सदन में आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 120 प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। राजवाड़ों के शासक, प्रांतों के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय नेता। विषय था प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका। मान्य सदस्यगण, मैं चाहूंगा कि लवली जी इस पर जरूर गौर करेंगे। इस सम्मेलन का महत्व केवल इतना नहीं था कि यहां से भारतीय सैनिकों की भर्ती का आह्वान हुआ था, यानी इस सदन में फैसला हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक जो है वो युद्ध के मैदान में जाएंगे ब्रिटिश की तरफ से, बल्कि यह भी था कि महात्मा गांधी स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित थे। उस दिन, आज के ही दिन 108 साल पहले इसी सदन में वो उपस्थित थे और उन्होंने साम्राज्य के प्रति भारत के पूर्ण सहयोग का समर्थन किया था, इस विश्वास के साथ कि युद्ध में भारत की निष्ठा का पुरस्कार स्वराज के रूप में मिलेगा। परंतु इतिहास गवाह है, यह विश्वास छला गया। लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में साम्राज्य की ओर से मोर्चा संभाला। फ्लैंडर्स के खूनी मैदानों से लेकर गैलीपोली एवं मेसोपोटामिया तक 74,000 से अधिक भारतीय वीरों ने पराये देशों की मिट्टी में अपना रक्त सींचा, यानी दूसरे ब्रिटिश के लिए, और विदेशी भूमि पर उनका रक्त बहा। 75,000 सैनिक शहीद हुए। परंतु कृतज्ञता के पुरस्कार के स्थान पर हमें क्या मिला? इसी सदन में जब यह सम्मेलन हुआ, उसके ठीक 11 महीने के बाद 18 मार्च 1919 को इसी सदन में भारत को मिला रॉलेट एक्ट, और जिसकी परिणति हुई जलियांवाला बाग। तो 75,000 सैनिकों की शहादत हुई इस उम्मीद पर कि हमें स्वराज दिया जाएगा, हमें लिबर्टी दी जाएगी, हमारा भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन मिला रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। माननीय सदस्यगण, यह सदन जिसमें हम आज बैठे हैं 1912 में निर्मित ई मॉन्टेगू थॉमस एवं संरचित इस ऐतिहासिक पुराना सचिवालय केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये भारत के संसदीय इतिहास की जन्मस्थल है। 27 जनवरी 1913 को इसी चैम्बर में पहली बार केंद्रीय विधायी परिषद की बैठक हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, विट्ठल भाई पटेल जैसे महान व्यक्तियों ने इन्हीं दीवारों के बीच में उनकी वाणी आज भी गूंज रही है।
अतः ये स्मरण करना हमारा कर्तव्य है कि आज तक उन 75,000 अनाम भारतीय सैनिकों का जिन्होंने दूसरों की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए और जिन्हें इतिहास ने बहुत देर तक भुलाए रखा, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस सदन में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही स्मरण करना भी हमारा कर्तव्य है कि सदन की विरासत कितनी गहरी है। जिन दीवारों ने एक समय साम्राज्यवादी वायसराय की वाणी सुनी थी, इसी सदन में हर साल जो एड्रेस होता है, जिस तरह से उपराज्यपाल महोदय का हर साल वायसराय का एड्रेस होता था, और उनकी 14 स्पीचेस इस सदन में वायसराय की, जिनको हमने संग्रहित किया है। वही दीवारें आज स्वतंत्र भारत की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की गूंज सुन रही है। यह परिवर्तन, यह यात्रा, यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आइए इस अवसर पर हम सभी 1 मिनट का मौन रखकर उन भारतीय वीरों को नमन करें जिन्होंने 108 वर्ष पहले अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। दिल्ली में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन राहत की खबर भी आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट वेव से निपटने के लिए बड़े कदमों की घोषणा कर दी है। श्रमिकों के लिए दोपहर में विश्राम की व्यवस्था की बात हो, स्कूलों में ठंडा पानी और ओआरएस, बस स्टॉप्स पर पानी की व्यवस्था कराना, डीटीसी बसों में कोल्ड बॉक्स सुविधा का उपलब्ध कराना। सरकार का कहना है कि आम जनता को हर संभव राहत जो है वो दी जाएगी। सारे मंत्रालयों को पूरी तरीके से गाइडलाइन दे दी गई है, आश्वस्त कर दिया गया है कि हर मंत्रालय अपने से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको पूरी तरीके से ये गाइडलाइन दे कि क्या क्या काम इस मौसम के दौरान करने हैं। जैसे लेबर मंत्रालय में हर एम्प्लॉयर जिसके अंतर्गत लेबर काम करती है वो जरूर ये इंश्योर करे कि दोपहर 1 से 4 के बीच में लेबर्स को आराम मिले, धूप में काम करने की स्थिति ना हो, उनकी देखभाल, उनकी पानी की व्यवस्था, उनकी छांव की व्यवस्था वो सभी उसके एम्प्लॉयर को करनी होगी। इसी तरीके से स्कूल में बच्चों का ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से वहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं, कपड़े उन्होंने क्या पहने हैं, गर्मी, पंखा, स्वच्छ पानी, ये व्यवस्थाएं हो। और स्कूल से निकलने से पहले हर बच्चे को ओआरएस का घोल पिला करके ही स्कूल से भेजा जाए, ताकि रास्ते में यदि वो पैदल चलता हुआ भी अपने घर पहुंचता है तो उसको गर्मी की परेशानियों से कम जूझना पड़े। तो हर बच्चे को ओआरएस का घोल पिलाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट विभाग को हमने ये कहा है कि जितने भी दिल्ली में बस शेल्टर्स हैं उसके पास अपना पानी के वो काउंटर लगाएंगे और उन काउंटर्स पे पीने का ठंडा पानी उपलब्ध होगा, ओआरएस के घोल साथ में होंगे। किसी भी व्यक्ति को जैसी जरूरत होगी निःशुल्क वहां से वो व्यवस्था ले पाएगा, वो सुविधाएं ले पाएगा। और साथ ही जितनी भी हमारी डीटीसी की बसेस हैं उन सभी बसों में हम कोल्ड बॉक्स के अंदर पानी की व्यवस्था रखेंगे। किसी भी ट्रैवलर को वहां से अपना जो उसमें यात्रा कर रहा है व्यक्ति, उसको पानी की जरूरत है, वो पानी वहां से लेकर के ठंडा पानी पी सकता है। इसी तरीके से हमारे एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इन विभागों को भी पूरी तरीके से जितने भी काम चल रहे हैं, जितनी उसमें लेबर काम कर रही है, जितने सफाई कर्मचारी हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से उनको सारी सुविधाएं देनी है। अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हैं। किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति होती है तो हमारे हॉस्पिटल में वो व्यवस्थाएं रहेंगी और सारी दवाइयां, सारी सुविधाएं वहां पे दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि हीट वेव पे सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस गर्मी के मौसम में जनता को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली बार अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें लोकल 7 न्यूज के साथ।